हेलो डियर स्टूडेंट्स, अभी हम रिवाइज करने जा रहे हैं एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है क्रोनिग-पेनी मॉडल। तो क्रोनिग-पेनी मॉडल सबसे पहले आपको ये देखना है कि किसके लिए बनाया गया। तो जब भी कोई इलेक्ट्रॉन, जैसे अपन जानते हैं कि एटम में सेंटर में न्यूक्लियस और डिफरेंट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, तो उसका एक अलग बिहेवियर होता है। लेकिन फॉर एग्जांपल आप जैसे पीएन डायोड की स्टडी कर रहे हैं और यहाँ पे आप देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मूव करते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा है, ये मूव कर रहा है एक क्रिस्टल पे, क्रिस्टल के अंदर मूव कर रहा है। तो इसका बिहेवियर क्या होगा? तो इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर क्रिस्टल के अंदर। तो क्रोनिग-पेनी मॉडल जो बनाया गया टू स्टडी बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड द क्रिस्टल, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये क्यों बनाया गया। अब जब इलेक्ट्रॉन किसी क्रिस्टल के अंदर ट्रेवल करेगा तो उसको पोटेंशियल वेल, मतलब पोटेंशियल एनर्जी, एक इस तरीके से बॉक्स की तरह उसको सामना करना पड़ेगा। मान लीजिए इस रीजन में वो है, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, वो फ्रीली मूव करेगा बिल्कुल। मतलब अगर इसको अपन जीरो बोले ए और ये माइनस बी, तो जीरो से ए तक उसकी पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे इसकी जीरो है, तो ये फ्रीली मूव करेगा। तो जब ये फ्रीली मूव करेगा, इसको मान लीजिए रीजन 1 कह रहे हैं अपन, तो रीजन 1 में श्रोडिंगर का इक्वेशन जो है वो ये वाला फॉलो होगा, d2 psi by dx स्क्वायर प्लस 2m अपॉन h क्रॉस स्क्वायर e psi इक्वल्स टू 0। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी। लेकिन जब वो बाहर निकलेगा, यहाँ पे वॉल पे आएगा या बाहर जाएगा, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी बहुत ज्यादा होगी, सपोज v0 है, तो फिर आप v को जीरो नहीं कर सकते। उस समय फिर ये रीजन 2 में ये वाला इक्वेशन फॉलो होगा। यहाँ पे केवल आपको आप देख रहे हैं कि v को अपन ने इंक्लूड कर दिया। अब ये जो इक्वेशन 1 और 2 है, इनको हम सॉल्व करते हैं और वो सॉल्व किया जाता है बाय ब्लॉच थ्योरम। ये इस थ्योरम से इसको सॉल्व किया जाता है। तो जब आप ब्लॉच थ्योरम से सॉल्व करते हैं तो आपको जो सॉल्यूशन मिलता है वो मिलता है p sin अल्फा ए अपॉन अल्फा ए प्लस कॉस अल्फा ए इक्वल्स टू कॉस के। अब इस इक्वेशन नंबर 3 में आप देख रहे हैं कि कुछ नए टर्म्स आ रहे हैं। एक तो ये p आ रहा है और एक ये अल्फा आ रहा है। तो आप उसको अलग से बताएंगे कि हियर p इज m v नॉट b a अपॉन h क्रॉस स्क्वायर, और जो अल्फा है वो अंडर रूट 2 m e अपॉन h क्रॉस। ये p और अल्फा की वैल्यूज। अब इस इक्वेशन नंबर 3 से हमको सॉल्यूशन निकालना है, तो फिर कोई दिक्कत आती है कि यहाँ पे भी कॉस है, इधर भी कॉस है, तो ये सॉल्व कैसे होगा? तो इसको सॉल्व करने के लिए फिर हम इस इक्वेशन की हेल्प से दो ग्राफ प्लॉट करते हैं। पहला ग्राफ आप देखिए, ये +1 से -1, मतलब ये कॉस की वैल्यू की कॉस मैक्सिमम कितना जाएगा +1, तो हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी। मिनिमम कितना जाएगा -1, तो हमने ये दूसरी लाइन ड्रॉ कर दी। अब रहा सवाल साइन का टर्म, तो साइनोसाइडल कर्व ये ड्रॉ कर दिया। अब हम देख रहे हैं कि ये जो दोनों ग्राफ्स है ये इंटरसेक्ट, ये इधर पे और इधर पे यहाँ कर रहे हैं इंटरसेक्ट। आगे बढ़ते हैं हम तो ये इधर पे और इधर पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पे ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, एक यहाँ ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, एक इधर कर दिया, ऐसे यहाँ पे भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। तो हम देख रहे हैं कि ये जो रेंज मिल रही है ये p2 पाई, और इसको आप बोल दीजिए q2 2 पाई। ये जो रेंज है यहाँ पे सॉल्यूशन होगा, और x एक्सिस में आपने क्या लिया हुआ है अल्फा है, और y एक्सिस में पूरा आपने जो है वो लेफ्ट हैंड का टर्म ले लिया। तो अब इस ग्राफ को ध्यान से देखिए कि अल्फा का मतलब आप एनर्जी को कह रहे हैं, एनर्जी लेवल्स, और ये एनर्जी लेवल्स ये p से पाई तक की रेंज में आपको मिल रहे हैं, मतलब एक एनर्जी लेवल का ग्रुप मिल रहा है आपको। आगे बढ़े तो कोई एनर्जी लेवल लेंगे, फिर आगे बढ़े तो फिर एनर्जी लेवल का ग्रुप है q2 2 पाई। तो इसका मतलब ये जो एनर्जी लेवल का ग्रुप है लोअर पार्ट में, यहाँ पे इसको नाम दिया गया दैट इज वैलेंस बैंड। इसको वैलेंस बैंड कहा गया। ऊपर जो आगे बढ़ने पे एनर्जी लेवल का ग्रुप मिल रहा है उसको अपन ने नाम दिया कंडक्शन बैंड। ये हायर लेवल पे ये कंडक्शन बैंड हो गया। और बीच में जो कोई यहाँ पे एनर्जी लेवल नहीं मिल रहे हैं आपको, मतलब पाई टू क्यू,
इसको नाम दिया गया एनर्जी बैंड गैप या फॉरवर्डन एनर्जी गैप। तो सबसे पहला जो आपको इस ग्राफ का कंक्लूजन लिखना है वो ये लिखना है। अब दूसरी बात अपन आते हैं कि सेकंड आप पॉइंट ऑब्जर्व करिए कि जैसे जैसे अल्फा ए जो है वो इंक्रीज हो रहा है, अल्फा ए इंक्रीज हो रहा है, तो आप देखिए कि ये बैंड की विड्थ ये पी से पाई की तुलना में Q टू 2 पाई इज मोर देन P टू पाई। मतलब ये जो एनर्जी लेवल्स की विड्थ है, ये आप इसको विड्थ कह सकते हैं। आगे बढ़ने पे इलेक्ट्रॉन जब आगे बढ़ के कंडक्शन बैंड साइड जा रहा है तो ये बैंड की विड्थ इंक्रीज होती जा रही है। सो एज अल्फा ए इंक्रीजेस, इसको हम कह सकते हैं विड्थ ऑफ बैंड दैट इज ऑल्सो इंक्रीजेस। ये इसका सेकेंड पॉइंट। अभी थर्ड पॉइंट में आपको ये बताना है कि P का क्या रोल है। तो आप यहाँ पे एक डायग्राम और बना सकते हैं कि ये इस तरीके से अगर P की वैल्यू मान लीजिए 0 है और बढ़ते बढ़ते वो इनफाइनाइट हो, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो एनर्जी लेवल्स है वो पहले तो स्प्रेड थे, यहाँ पे मतलब कंटिन्यूस थे, और जैसे जैसे P इनफाइनाइट की ओर जा रहा है ये एनर्जी लेवल जो है ये आप देखेंगे कि ये एक लाइन स्पेक्ट्रम की तरह हो गया। मतलब जैसा कि आपने श्रोडिंगर इक्वेशन की एप्लीकेशन में पढ़ा होगा, डिस्क्रीट एनर्जी लेवल मतलब एक फिक्स वैल्यू का एनर्जी लेवल, तो इसी को आप कह सकते हैं डिस्क्रीट लेवल। तो जैसे जैसे P बढ़ता है इनफाइनाइट जब ये पहुंचता है तो बैंड का साइज एक लाइन स्पेक्ट्रम के जैसे हो जाता है। तो आपको ये ग्राफ को एनालिसिस करने के लिए ये 3 पॉइंट्स को डिस्क्राइब करना पड़ेगा। तो ये था इसका फर्स्ट पार्ट क्रॉनिक-पेरी मॉडल का, जहां तक आपको इतना यहाँ पे आपको डिस्क्राइब करना है। अब हम आते हैं इसी के सेकेंड पार्ट पे। सेकेंड पार्ट में इसमें एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कभी कभी आपको शॉर्ट नोट के रूप में भी आता है, दैट इज इफेक्टिव मास, और इसका जो सिंबल है वो है एम स्टार। तो अभी हम देखते हैं कि ये इफेक्टिव मास क्या होता है। पहले तो आप मैथमेटिकल डेरिवेशन लिखेंगे और फिर उसके बाद जो है अपन यहाँ से इसकी थ्योरी को बाहर निकालेंगे। तो सबसे पहले हम इक्वेशन लिखते हैं E इक्वल्स टू एच क्रॉस ओमेगा। अब ये कैसे आ गया, तो ये बड़ा सिंपल है। E इक्वल्स टू एच नहीं होता है, एच क्रॉस मतलब एच बाय 2 पाई, तो एच इक्वल्स टू 2 पाई एच क्रॉस। तो यहाँ पे रख दीजिए ई की जगह, ई के बाद 2 पाई एच क्रॉस न्यू, और ये 2 पाई न्यू का मतलब ओमेगा होता है, तो ये आ गया एच क्रॉस ओमेगा। मतलब ई इक्वल्स टू एच न्यू को ऐसे भी लिखा जा सकता है, इसमें कोई हर्ष नहीं, तो वो हमने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया। अब आप देखेंगे यहाँ पे इसका डिफरेंशियल करें, डी इक्वल्स टू एच क्रॉस डी ओमेगा, तो डी ओमेगा इक्वल्स टू डी बाय एच क्रॉस। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गया। अब यहाँ पे एक इक्वेशन हम देखते हैं, डीई इक्वल्स टू ई एप्सिलॉन वी डी टी। अब ये डायरेक्ट लिखा हुआ है इक्वेशन, इसका मतलब क्या है इसको आप समझिए कि आप स्टडी कर रहे हैं बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड द क्रिस्टल। ये मान लीजिए क्रिस्टल है और उसमें इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है ये इस तरीके से। तो आप इलेक्ट्रॉन को मूव कैसे करवाते हैं, जब यहाँ आप इस बैटरी से इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, और ये बैटरी जो है ये ईएमएफ या एनर्जी देती है, वर्क करती है, जिसके कारण ये इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। तो वर्क का मतलब होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और स्मॉल अमाउंट का वर्क है, स्मॉल अमाउंट की एनर्जी आप दे रहे हैं तो डी लिख दिया, और फोर्स बाय इलेक्ट्रिक फील्ड हम जानते हैं क्यूई, तो इलेक्ट्रॉन है तो ई एप्सिलॉन, ये स्मॉल ई, इसको ई को ऐसा सिंबल ले लिया, आप ई भी ले सकते हैं। अब वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट मतलब वेलोसिटी इनटू टाइम। तो कुल मिला के आप जो देख रहे हैं कि ये जो टर्म है ये जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है फोर्स को, और ये जो टर्म है ये रिप्रेजेंट कर रहा है डिस्प्लेसमेंट। तो मतलब ये और कुछ नहीं है, वर्क इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अभी इसी फॉर्मूले के पहले हम एक और देखते हैं कि ग्रुप वेलोसिटी दैट इज डी ओमेगा बाय डी के। तो यहाँ पे आप डी ओमेगा की वैल्यू 2 से पुट करेंगे तो 1 अपॉन एच क्रॉस डी बाय डी के। एक इक्वेशन ये आ गया अपने पास, इसको आप कह दीजिए 3 और इसको आप दे दीजिए 4।
तो यहां तक तो अपने इक्वेशन शुरुआती अपन ने लिख लिए इसको अलग अलग तरीकों से। अब देखिए यहाँ पे कि जो एक्सेलरेशन होता है ना, अभी आप इसको एक काम और कर सकते हैं कि ये v को उठा के आप 3 को 4 में रख दीजिए। सो पुट 3 इन 4, तो ये हो गया d इक्वल्स टू E एप्सिलॉन अपॉन h क्रॉस, ये आ गया 1 अपॉन h क्रॉस, और यहाँ पे आ गया आपका dE बाई dt और dt, ये आ गया यहाँ पे। तो अपन ने यहाँ पे केवल क्या किया है कि v की जो है वो वैल्यू को रख दिया। अब अगर लेफ्ट हैंड साइड में हम dk को डिवाइड कर दें और dk को मल्टीप्लाई, तो राइट हैंड साइड में हम कुछ नहीं कर रहे, इसको ऐसे लेकर रहने दिया, ये ऐसे लेकर रहने दिया, तो ये टर्म तो कैंसिल हो गया और dk बाई dt ये हमको मिल गया E एप्सिलॉन अपॉन h क्रॉस, ये आ गया यहाँ पे इक्वेशन नंबर 5। अब यहाँ पे देखिए आप कि ये मैं स्टार लगा रहा हूं इस इक्वेशन पे और इस इक्वेशन पे, ये आगे चलेंगे। एक्सेलरेशन मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो अब आप क्या करिए, यहाँ पे वेलोसिटी की वैल्यू जो अपन ने पहले से ही स्टार लगाया है फ्रॉम 3, इसको सब्स्टिट्यूट करिए 1 अपॉन h क्रॉस dE बाई dt, ये आ गया यहाँ पे। अब लेकिन यहाँ पे ये डिफरेंशियल t के रिस्पेक्ट में और यहाँ पे k है, तो आप इसको d बाई डी के 1 अपॉन h क्रॉस dE बाई dk, और फिर आपको लिखना पड़ेगा dk बाई dt, इसको कंपनसेट करने के लिए ये लिख दिया 1 अपॉन h क्रॉस, तो कांस्टेंट है बाहर चला गया, और ये हो गया d2E बाई dk स्क्वायर और dk बाई dt। अब आप देखिए dk बाई dt की वैल्यू हम पहले ही निकाल चुके हैं इक्वेशन 5 से, तो जहां जहां मैंने स्टार लगाया वो इक्वेशन की जरूरत पड़ना है आपको। तो अब आप इसको भी रख दीजिए a इक्वल्स टू 1 अपॉन h क्रॉस d2E बाई dk स्क्वायर, और ये हो गया E एप्सिलॉन अपॉन h क्रॉस, मतलब ये हो गया E एप्सिलॉन अपॉन h क्रॉस स्क्वायर d2E बाई dk स्क्वायर, ये आ गया यहाँ पे। अब इसी को थोड़ा रीअरेंज करते हैं अपन, E एप्सिलॉन अपॉन h क्रॉस स्क्वायर डिवाइडेड बाई d2E बाई dk स्क्वायर, ये हमने रीअरेंज कर दिया। अब जरा इस इक्वेशन का कंपैरिजन करिए। एक्सेलरेशन मतलब होता है फोर्स अपॉन मास, ये बाय न्यूटन के सेकंड लॉ से। तो हम कंपेयर करें लेफ्ट हैंड साइड में एक्सेलरेशन, यहाँ भी एक्सेलरेशन, यहाँ पे फोर्स, यहाँ पे भी फोर्स। हम पहले ही देख चुके हैं कि भाई ये जो E एप्सिलॉन है ये तो फोर्स को रिप्रेजेंट करता है। तो अब ये जो नीचे वाला टर्म है डिनोमिनेटर में, अगर ये मास है तो ये भी मास होगा, मतलब यहाँ पे हमको मास का एक नया फॉर्मूला मिला h क्रॉस स्क्वायर बाय d2E बाय dk स्क्वायर। और स्टूडेंट्स इसी मास को नाम दिया गया इफेक्टिव मास, ये इफेक्टिव मास का यहाँ पे फॉर्मूला गया। अब देखिए थ्योरी को हम बाहर निकालते हैं, उसके लिए आपको एक ड्रॉ करना पड़ेगा E के कर्व, ये इस तरीके से इसको कहते हैं E के कर्व, E और K के बीच में कर्व। और यहाँ पे ये EF आप जरूर लिखना, ये फर्मी लेवल है, मैक्सिमम फील्ड एनर्जी लेवल। अब यहाँ पे आप देखेंगे ध्यान से कि E के कर्व जो है उसका स्लोप क्या होगा, d बाई डी के, तो d2E बाई डी के स्क्वायर, मतलब ये भी स्लोप है। तो बेसिकली ये जो मास है इफेक्टिव मास, ये हमको मिल कैसे रहा है, ये हमको जो E के कर्व है उसके स्लोप से मिल रहा है। और स्लोप आप देखिए यहां तक तो पॉजिटिव है, ठीक है, वैलेंस बैंड, लेकिन कंडक्शन बैंड के आगे आप कंडक्शन बैंड में चलते हैं तो कुछ रीजन में ये स्लोप आप देखिए नेगेटिव हो रहा है। और स्लोप नेगेटिव होने का मतलब है, अब इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है और स्लोप मतलब मास, तो मास भी नेगेटिव, और दोनों नेगेटिव नेगेटिव मिलके पॉजिटिव। मतलब एक बहुत बड़ा यहां से कंक्लूजन मिलता है कि इन सम रीजन ऑफ कंडक्शन बैंड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंक्लूजन, इलेक्ट्रॉन behaves like a पॉजिटिव पार्टिकल। ये बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पे कंक्लूजन है कि इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड के कुछ रीजन में पॉजिटिव पार्टिकल जैसा बिहेव कर रहे हैं।
तो इतना आपको लिखना है अंडर क्रोनिंग-पेनी मॉडल, और अगर ये इफेक्टिव मास शॉर्ट नोट में आता है तो फिर आपको ये स्लाइड में जितना दिख रहा है उसको भी लिखना है। ये पार्ट काफी इंपॉर्टेंट है, जो कंक्लूजन, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है, इसको लिखना ना भूलें आप। तो ये आपका कंप्लीट होता है आज क्रोनिंग-पेनी मॉडल। थैंक यू।